हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस और कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। चलिए आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट। तो हमें प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस होगी जो कि कन्वर्ज होगी, तो फिर वो अगर कन्वर्ज होगी तो जो इसका लिमिट आएगा ना वो हमेशा यूनिक होगा। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो चलिए हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि इसका यूनिक लिमिट है। चलिए हम एज्यूम करेंगे इसका यूनिक लिमिट नहीं है। इफ पॉसिबल सपोज if possible suppose that a sequence चलिए सीक्वेंस ये होगी आपके पास गिवन सीक्वेंस a and n is running from 1 to infinity. If possible suppose that a sequence converge to two distinct real numbers, converge to two distinct real numbers, say L and L प्राइम। इसका मतलब क्या है? दैट इज जो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए एन कहां पर कन्वर्ज होगा, इट कन्वर्जेस टू एल एंड ए एन कन्वर्जेस टू एल प्राइम एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जो आपके पास ये एल एंड एल प्राइम है ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। चलिए हम एप्सिलॉन एक आर्बिट्री रियल नंबर चूज करेंगे, एल माइनस एल प्राइम मॉड डिवाइड बाई 2। तो इट इज एन आर्बिट्री रियल नंबर, ठीक है। सिंस एल इज नॉट इक्वल टू एल प्राइम, बिकॉज मैंने क्या एज्यूम किया कि जो ये सीक्वेंस ए है आपके पास, इट कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एल एंड एल प्राइम। इसका मतलब जो आपके पास एल है ये एल प्राइम के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल एल माइनस एल प्राइम इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं एल माइनस एल प्राइम, इनका मॉडल्स लूंगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। या ओवरऑल मैं लिख सकता हूं दैट इज एल माइनस एल प्राइम मॉड डिवाइड बाई 2, दैट इज ग्रेटर देन 0। डिवाइडिंग 2 बोथ साइड से किया, तो व्हाट इज दिस एल माइनस एल प्राइम डिवाइड बाई 2? दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि एप्सिलॉन आपका है ग्रेटर देन 0। अब देखो, मैंने एज्यूम किया जो आपके पास सीक्वेंस ए है, इट कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जरा हम डेफिनेशन यूज करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस की। अगर आपको याद होगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था, ए एन कन्वर्जेस टू एल, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लो, कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर लो, एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर, तो आपको मॉड ऑफ ए एन माइनस एल क्या मिलेगा? दैट विल बी ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन क्रॉसेस ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। तो हर किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए वो ट्रू है। इसका मतलब इस एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए भी ट्रू होगा ना। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर as a n converges to L and a n converges to L prime as n tends to infinity, तो मैं बोल सकता हूं therefore for above epsilon positive, there exists a positive, there exists positive integers, there exists positive integers n1 and n prime n2। I hope आपको पता होगा कि दिस n1 डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, n2 भी किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पर। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था। तो therefore for above epsilon positive there exists a positive integer n1 and n2 such that क्या होगा? तो मॉड ऑफ a1 माइनस l ये आपको आएगा लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, तो एप्सिलॉन बाई 2 भी आर्बिट्री आएगा। चलिए मैं लूंगा इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। कब? वेन एवर
whenever n is greater or equal to capital N1 and an minus L prime, this will be less than epsilon by 2 whenever n is greater or equal to n2. अब आपके पास देखो, जो आपके पास ये n1 है, ये n2 है, ये क्या है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है आपके पास। क्या है, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब जरूर है अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनमें से हम देख सकते हैं छोटा कौन है बड़ा कौन है। ठीक है, तो लेट n, चलिए हम n लेंगे, इनमें से जो बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे n। व्हाट इज n नाउ? इट इज अ मैक्सिमम ऑफ व्हाट? मैक्सिमम ऑफ n1 कामा n2, मैक्सिमम ऑफ n कामा n2। तो सो मैं बोल सकता हूं जो आपके पास ये n होगा, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू n1। अब ग्रेटर देन n1 आपको पता है क्यों होगा, अगर आपका n2 मैक्सिमम होगा, इसका मतलब जो n है दैट इज इक्वल n2, दैट इज ग्रेटर देन n1। तो अगर n2 मैक्सिमम होगा लेकिन n1 भी मैक्सिमम होगा, हो सकता है, तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि n1 के बराबर है। एंड हम क्या बोलेंगे, जो आपका n है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू n2। अब इक्वलिटी तब होल्ड होगी जब आपका n2 मैक्सिमम होगा, अदरवाइज अगर n1 मैक्सिमम होगा तो फिर n इज इक्वल टू n1 दैट इज ग्रेटर देन n2। तो सो मैं लिख सकता हूं, जरा देखो मैं क्या लिख सकता हूं। देखो मैंने यहां पर लिखा मॉड ऑफ an माइनस n इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। कब? जब ये n छोटा n है, ये इस बड़े n1 को क्रॉस करेगा। जब n ग्रेटर और इक्वल टू n1 आएगा तो जो कोई भी टर्म आपके पास फिर आएगी ना, वो इस l के बहुत क्लोज आएगी, वो इसके एप्सिलॉन बाई 2 नेबरहुड में आएगी, दैट इज इस नेबरहुड में आएगी। किस नेबरहुड में? तो एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस an जब ये n1 को क्रॉस करेगा, वो कहां पर आएगा? वो आपका यहां पर आता है। कहां पर? अगर ये आपका l है ना, ये तो इसका नेबरहुड अगर देखोगे हमने कौन सा नेबरहुड लिया, l प्लस एप्सिलॉन बाई 2, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2। सेम द केस हियर, l प्राइम, दिस इज l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 l प्राइम, एंड दिस इज सॉरी दिस l प्लस दिस l प्राइम माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब जब देखो, अब जब ये n इस n1 को क्रॉस करेगा, जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी ना, वो आपको इस नेबरहुड में आएगी, वो आपको इस नेबरहुड में आएगी। कब? जब आप n1 को क्रॉस करेगा। इसी तरह अब जब मॉड ऑफ an माइनस l प्राइम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, कब? n इज ग्रेटर और इक्वल टू n2। इसका मतलब जब n n2 को क्रॉस करेगा तो जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी वो l प्राइम के नेबरहुड में आएगी। समझ आ रहा है? अब मैं बोलूंगा, चलिए अगर हमें ऐसे लिखूं an माइनस l मॉड n, मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एंड an प्राइम माइनस l प्राइम ये भी है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। कब? whenever n इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल N। क्या इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? जरा थोड़ा सोचो। तो आपको क्या लग रहा है? क्या मैं लिख सकता हूं an माइनस मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2? कब? जब n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा। देखो ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि देखो जब ये स्मॉल n कैपिटल n को क्रॉस करेगा, अब कैपिटल n क्या है आपके पास? दैट इज द मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2। जब ये स्मॉल n को क्रॉस करेगा और n मैं जानता हूं ये n1 से बड़ा है, इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिकली इसे क्रॉस हो गया होगा। अब जब ये स्मॉल n कैपिटल n को क्रॉस करेगा n1 को, तो ये पहले उससे पहले ही क्रॉस कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास n है इट इज द मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2। इसी तरह तो मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ an माइनस l प्राइम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। कब? whenever n इज ग्रेटर और इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि जब n स्मॉल n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा तो उससे पहले इसने n2 को क्रॉस कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि जो ये कैपिटल n है इट इज द मैक्सिमम ऑफ n2। ठीक है, जैसे कि मैं एज एन एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर आपको n1 मिला 9, तो n2 आप मान लीजिए आपके पास n2 है, चलिए 11। अब मैं n क्या लूंगा? m इज द मैक्सिमम ऑफ व्हाट? 9 एंड 11। वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 11 के बराबर। अब देखो मैं जानता हूं जो आपके पास अगर n1
9 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि n ग्रेटर और इक्वल टू 9। इसका मतलब है जो कोई भी 9 के बाद टर्म आएगी या 9th टर्म आएगी वो सारी की सारी टर्म्स इसमें होंगी। इसका मतलब क्या है, जो आपका यहाँ पर टर्म होगी A9 किस में होगा, इसमें होगा A10, A11, A12, A13, 14 so on and so forth। अब अगर n2 है 11 के बराबर, इसका मतलब n किसके बराबर है, 11 के बराबर। अब देखो, अब जो आपके पास ये मॉड ऑफ an माइनस एल प्राइम आ रहा है, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ रहा है कब, व्हेन एवर n इज ग्रेटर और इक्वल टू n2। अब n2 मैंने यहां पर क्या लिया एज एन एग्जांपल 11। इसका मतलब है जो कोई भी टर्म 11th के बाद होगी या 11th टर्म होगी वो इसमें आएंगी, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखो A9, A10 सो ऑन, इसी तरह A11, A12 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यहां से टर्म्स कहां से, इस नेबरहुड में टर्म कब आएंगी, जब n2 को क्रॉस करेगा या इसके बराबर होगा। और यहां पर मैंने n2 एज एन एग्जांपल क्या लिया, A11, A12, A13 सो ऑन एंड सो फोर्थ। जरा इन दो को कंबाइन करो। अब मैं बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड मॉड ऑफ an माइनस एल प्राइम इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेनेवर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 11। अब जब इस n कैपिटल n को क्रॉस करेगा, और कैपिटल n जो मैंने यहां पर एग्जांपल इसके लिए क्या है 11 के बराबर, तो मैं बोल सकता हूं जब n ग्रेटर और इक्वल 11 होगा तो इसका मतलब 11th टर्म 12th टर्म सारी की सारी टर्म जो होंगी वो इन दोनों नेबरहुड्स में आएंगी। जरा देखो 11th टर्म 12th टर्म, 11th 12th 13 4th, यहां पर इस नेबरहुड में 9th टर्म के बाद जो कोई भी टर्म है, मींस 8th टर्म के बाद जो कोई भी टर्म है वो इस नेबरहुड में आ रही है। किस नेबरहुड में, एल के नेबरहुड में। और जो ये एल प्राइम का नेबरहुड में यहां पर भी टर्म्स आ रहे हैं सीक्वेंस की, कब, जो 10th के बाद आएंगे, दैट 11th 12th 13। जब मैं n1 को अगर लूंगा 9, n2 को लूंगा 11, तो इन जनरल में क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा कि जब ये n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा, अगर इस n कैपिटल n को क्रॉस करेगा तो जो ये टर्म्स है ना, जो ये n कैपिटल n को जब क्रॉस करेगा, ये n1 को इसने पहले ही क्रॉस किया होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका n है दैट इज द मैक्सिमम ऑफ n1। इसी तरह अब जब n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा उसने तो n2 को पहले ही क्रॉस किया होगा, क्योंकि जो n है इट इज द मैक्सिमम n2। समझ आ रहा है, इसका मतलब इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे कि दोनों की दोनों टर्म्स एल के नेबरहुड में भी आएंगी, एल प्राइम के नेबरहुड में भी आएंगी। कब, जब ये n ग्रेटर और इक्वल टू n, जब ये n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा। आई होप इट इज क्लियर। और इस एग्जांपल से आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आएगा तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी देयर। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, नाउ L माइनस एल प्राइम, जरा इसको कंप्यूट करो। कैन आई राइट इट लाइक दिस, L माइनस an प्लस an माइनस एल प्राइम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? व्हाट डू यू थिंक? यस, मैंने an सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया। अब मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर लेस आर इक्वल L माइनस an प्लस an माइनस एल प्राइम। क्यों? अब आई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं दिस इज an माइनस एल, मॉड है तो मैं माइनस बाहर निकालूंगा और मॉड माइनस को एब्जॉर्ब करेगा। और यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं an माइनस एल प्राइम। अब मैं जानता हूं जो आपके पास ये an माइनस एल प्राइम है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, प्लस दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो कब, whenever n इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, तो जरा देखो आपको क्या निकला यहां पर। तो यहां पर अब नजर रखो आपको क्या निकला। तो जरा देखो आपको क्या निकला यहां पर। तो मुझे निकला यहां पर L माइनस एल प्राइम दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 दैट इज 2 एप्सिलॉन बाय 2 दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन किसके बराबर था? तो आपको क्या निकला? आपको यहां पर निकला ओवरऑल L माइनस एल प्राइम दैट इज लेस देन L माइनस एल प्राइम बाय 2। क्या ये कभी पॉसिबल है? इट इज नेवर पॉसिबल।
ये है एल माइनस एल प्राइम, ये कोई रियल नंबर है और ये उस रियल नंबर का हाफ ऑफ ले रहे हो। हाफ बड़ा होगा कि क्यों रियल नंबर बड़ा होगा, यही इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है ये इससे बड़ा। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, जो हमने एज्यूम किया था, हमने एज्यूम क्या किया था, जो आपके पास ये सीक्वेंस है इट कन्वर्जेस टू एल एंड एल प्राइम, तो इसका मतलब जो एजम्पशन थी इसी में प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था ना कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज है और ये दो लिमिट्स की तरफ कन्वर्ज हो रही है, वही गलत है। इसका मतलब ये सीक्वेंस एक ही तरफ कन्वर्ज होगी, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये क्या है, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन, तो हैंस द सीक्वेंस, जो आपके पास ये सीक्वेंस है ना ए एन, आप क्या बोलोगे जो आपके पास ये सीक्वेंस ए एन है, hence the sequence an converges to a unique limit, तो ये यूनिक लिमिट की तरफ कन्वर्ज होगी, hence प्रूव। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर आपके पास कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो अगर वो कन्वर्ज होगी, तो सीक्वेंस अगर आपके पास कन्वर्ज होगी तो एक ही लिमिट की तरफ जाएगी। तो हमने इसको प्रूव कैसे किया, हमने एज्यूम किया इट कन्वर्जेस टू टू लिमिट एल एंड एल प्राइम। तो बाद में हम ऐसे चले तो हमें अल्टीमेटली इस स्टेटमेंट पहुंचे जो कि हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, जो हमने सपोज किया था वही गलत था। हमने सपोज क्या किया था कि जो ये सीक्वेंस इट कन्वर्जेस टू टू रियल नंबर्स एल एंड एल प्राइम, इसका मतलब वही जो हमारी एजम्पशन है वही एजम्पशन हमारी गलत है। तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस इट कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट। आई होप इट इज क्लियर। होप आपको जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर समझने के लायक यही पॉइंट था कि जब ये एन इस n1 को इस कैपिटल N को क्रॉस करेगा, इस n1 को इसने पहले ही क्रॉस किया होगा और n2 को भी पहले ही क्रॉस किया होगा, क्योंकि जो कैपिटल N है ये इन दोनों का मैक्सिमम है। अगर ये कैपिटल N2 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, जब ये स्मॉल n2 को क्रॉस करेगा, अब n2 क्या है, n2 मैक्सिमम है, जब n2 को क्रॉस करेगा n1 को तो ऑटोमेटिकली क्रॉस किया होगा। इसी तरह अगर हमें n1 के बराबर निकलता, अगर हमें मैक्सिमम ऑफ n1 और n2 n1 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या है, जब यहां पर n किसके बराबर आता है, n के बराबर, इसका मतलब जब n इस n1 को क्रॉस करेगा n2 को तो पहले ही क्रॉस किया होगा, क्योंकि n जब ये मैक्सिमम को क्रॉस करेगा, जो n1 से छोटा होगा उसको तो ये पहले ही क्रॉस कर चुका होगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मैं इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन पहले हम कुछ डेफिनेशन करेंगे और कुछ थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे, बाद में हम इस इकट्ठे अब इस जो मैं आपको ये यूनिट पढ़ाऊंगा इस पे हम इकट्ठे फिर क्वेश्चंस करेंगे एक दो लेक्चर्स में। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस मैंने बोली थी आपको, अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस what is a divergent sequence? Now let us have a look on the definition. A sequence AN is said to be a divergent sequence, is said to be a divergent sequence. तो किसी भी सीक्वेंस को हम बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज सेड टू बी अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ इज सेड टू बी अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इट्स सेड टू बी अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। चलिए हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस देंगे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा सकती है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकती है। चलिए हम पहले बोलेंगे सीक्वेंस एन इज सेड टू डाइवर्ज, इज सेड टू डाइवर्ज। चलिए पहले हम देंगे इज सेड टू डाइवर्ज, इज सेड टू डाइवर्ज, इज सेड टू डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। चलिए हम एक सीक्वेंस बोलेंगे कि ये डाइवर्ज हो रही है, कब, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है पॉजिटिव साइड से, कब, इफ फॉर एनी रियल नंबर, if for any real number g howsoever large,
हाउ सो एवर लार्ज, आप इसको कितना बड़ा भी क्यों ना लो। तो ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर एनी रियल नंबर, आपके पास कोई भी रियल नंबर जी है, अब कितना भी बड़ा रियल नंबर लो, देयर exists a positive, there exists a positive integer, there exists a positive integer n। अब आपको जो ये पॉजिटिव इंटीजर n है ना, ये डिपेंड करेगा जी पे, डिपेंडिंग ऑन जी। तो देयर exists a positive integer कैपिटल n डिपेंडिंग ऑन जी सच दैट जो आपका ये ए एन होगा ना, ये इस जी से भी बड़ा होगा। कब? whenever n is greater or equal to capital N। तो किसी भी सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि ये डाइवर्ज होगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जब आप कितना भी बड़ा रियल नंबर लो, एक स्टेज इस सीक्वेंस में ऐसा आएगा जिसके बाद जो कोई भी टर्म आप इस सीक्वेंस की होगी वो इस बड़ी रियल नंबर से भी बड़ी होगी, तो तब हम इस सीक्वेंस को बोलते हैं कि इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो सिंबॉलिकली हम इसको फिर ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली we write it as, सिंबॉलिकली हम फिर ऐसे लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a and it is equal to infinity। इसका मतलब it diverges to infinity, is a divergent sequence। और कहां पर डाइवर्ज हो रही है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब अगर आप कितना भी बड़ा रियल नंबर क्यों ना लो, हमेशा एक स्टेज इस सीक्वेंस में ऐसा आएगा कि जो आपके पास ये टर्म्स है ये उससे भी बड़ी होंगी। इसका मतलब जो इस सीक्वेंस की टर्म्स है दे आर गेटिंग इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होती ही जा रही है। तो पहले आपको छोटी टर्म, फिर उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी टर्म मिलेगी, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है इसी तरह। तो ए सीक्वेंस, चलिए ए सीक्वेंस an is said to diverge to minus infinity, if for any real number g, if for any, यहां पर लिखना पहले if for any real number g, howsoever small, there exists a positive integer n depending on g such that जो आपको an होगा that is less than g, and symbolically we write it at like this, limit n tends to infinity an is equal to minus infinity। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आप कितना भी छोटा रियल नंबर क्यों ना लो, एक स्टेज इस सीक्वेंस में ऐसा आएगा कि जो इसकी टर्म्स इस सीक्वेंस की होंगी ना, वो उस छोटे नंबर से भी छोटी होंगी। तो फिर हम इस सीक्वेंस को बोलेंगे इट गोज टू माइनस इन्फिनिटी। एज एन एग्जांपल अगर हम ये सीक्वेंस लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं दिस n आपके पास सीक्वेंस है। चले कोई बोलेगा चले मैं एक बड़ा रियल नंबर लूंगा, चलिए मैं लूंगा इसको 1 0 0 0 0 0 इतने जीरोस में लूंगा, तो इट्स ए वेरी बिग रियल नंबर। तो मैं बोल सकता हूं एक स्टेज इस सीक्वेंस में ऐसा आएगा जैसे कि हमारे पास एक n मिलेगा, चले मैं n लूंगा 1 0 0 0 0 0, 1 is 10 is 100 1000 10 lakh 10 lakh। तो इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक और 1 0 0 0 0 0 1 में लूंगा। तो मैं बोल सकता हूं जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी ये जी को क्रॉस करेगी, मैं बोलूंगा ये n इसको क्रॉस करेगा। किसको? इसको 1 is 10 is 100 1000 10 1 is 10 is 100 1000 10 lakh 10 lakh, तो 10 लाख को क्रॉस करेगा। कब? जब मैं इस स्मॉल n को इस 10 लाख से बढ़ा लूंगा। तो किसके बराबर लूंगा? 10 लाख 1। तो जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की है ना, तो आफ्टर सम्स एक स्टेज तो ऐसा आएगा कि 10 लाख से टर्म्स बड़ी होती जाएंगी। देखो पहला आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक स्टेज तो नेसेसरली आएगा कि इसकी टर्म्स 10 लाख के से भी बड़ी होगी। चले कोई बोलेगा चले मैं इसको 1 करोड़ लूंगा, तो स्टिल एक स्टेज ऐसा आएगा कि इस सीक्वेंस की टर्म्स 1 करोड़ से भी बड़ी होंगी। तो फिर इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है? इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, द टर्म्स आर गेटिंग बिगर एंड बिगर। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है ना आपके पास, इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास अब ये सीक्वेंस होती, मैं माइनस लेता है यहां पर, ठीक है, और चलिए जी में बहुत -10 लाख लूंगा,
तो अगेन, तो पहला एलिमेंट यहां पर कौन आएगा, पहला टर्म इस सीक्वेंस की -1, दूसरी -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो नेसेसरली एक स्टेज ऐसा आएगा कि जो इस सीक्वेंस की टर्म्स है वो इस 10 लाख से भी छोटी होंगी, नेसेसरली स्टेज आएगा। अब चलिए कोई बोलेगा नहीं मैं 1 करोड़ 2 करोड़, चलिए 10 करोड़ लूंगा, किसको, जी को, -10 करोड़। तो स्टिल एक स्टेज ऐसा आएगा इस सीक्वेंस में, इसकी टर्म्स -10 करोड़ से भी छोटी होंगी। इसका मतलब द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। इसका मतलब दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी। तो इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जिंग टू -इन्फिनिटी। इसी तरह अगर आप एक और सीक्वेंस लोगे, जैसे कि ये सीक्वेंस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1, ये सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस आल्सो डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। इसको हम निकाल भी सकते हैं, जैसे हेयर आपको है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। सीक्वेंस आपके पास ये है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1। अब ये कौन सी फॉर्म है जरा देखो, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज एन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अगर n डालेंगे इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। और आप जानते हैं जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, 0 बाय 0 फॉर्म, तो लिमिट कैसे निकालते हैं, वी प्रोसीड बाय एल हॉपिटल्स रूल, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म वैनिशेस। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, ऊपर क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपको आएगा 2n, नीचे आपको क्या आएगा, नीचे आएगा आपको इसका डेरिवेटिव 1, उसका आएगा 0। तो सिंपली आपको आएगा ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज 2n, जरा n डालो इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। इसका मतलब ये सीक्वेंस है, इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। समझ आ रहा है, तो इट इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं यहां पर ऐसे माइनस लिखूंगा फिर, तो ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, बट ये डाइवर्जेंस टू -इन्फिनिटी। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने कल पढ़ा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस, आज हमने डेफिनेशन दी डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। अब इसमें मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन पहले कुछ हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस यहां पर 3 किस्म के होंगे। आपके पास सीक्वेंस दी जाए तो या सीक्वेंस कन्वर्ज होगी, या डाइवर्जेंट होगी, या ऑसिलेटरी भी हो सकती है। चलिए अब हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस में भी टाइप है, इसमें सब टाइप्स हैं। एक आएगा ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, दूसरा आएगा ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। तो पहले हम बोलेंगे व्हाट इज ए ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ए सीक्वेंस सीक्वेंस ए, अगर आपके पास एक सीक्वेंस ए है, इसको हम कब बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ना ही ये कन्वर्ज होनी चाहिए, ना ही ये डाइवर्ज होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें ऐसा एक स्टेज नहीं आना चाहिए कि जो आपके पास ये टर्म्स है ना, इस टर्म्स इस सीक्वेंस की, ये किसी रियल नंबर की तरफ जानी चाहिए। तो ना ये सीक्वेंस कन्वर्ज होनी चाहिए, ना ये सीक्वेंस डाइवर्ज होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी जो टर्म्स है ये किसी रियल नंबर को अप्रोच नहीं करनी चाहिए, और इसकी जो टर्म्स है ये ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए, ना ही ये किसी बड़ी रियल नंबर से भी बड़ी होंगी, ना ये छोटी होती जाएंगी। तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस होगी, ना ये कन्वर्ज होती होगी, ना ये डाइवर्ज होती होगी। तो सीक्वेंस AN is said to be an oscillatory sequence. A sequence AN is said to be an oscillatory sequence. चलिए शॉर्ट में लिखता हूं OS। OS का मतलब oscillatory sequence। आप अगर नोटबुक बनाइएगा तो इस पे आप पूरा लिख लीजिएगा oscillatory sequence। If it's neither convergent, if it is neither convergent
नॉट डाइवर्जेंट। तो किसी भी सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं कि आपके पास एक सीक्वेंस को हम बोलेंगे ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कब? ना ही ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ना ही ये डाइवर्जेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ना ही ये इसके टर्म्स किसी रियल नंबर को अप्रोच करेंगे, ना ही ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ना ही ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज सेड टू बी एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, अब इसमें भी फर्दर टाइप है। एक सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेट finitely, oscillate finitely, तो एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस को हम बोलेंगे कब ऑसिलेट फाइनाइटली। तो पहले ये होनी चाहिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है? ना ही ये कन्वर्ज होनी चाहिए, ना ही ये डाइवर्ज होनी चाहिए। फिर अब कब बोलेंगे इसको ऑसिलेट फाइनाइटली? अगर इसका रेंज बाउंडेड होता है। एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, चलिए शॉर्ट में लिखता हूं ओ एस। ओ एस मीन्स ऑसिलेटरी सीक्वेंस। एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज said to oscillate finitely। तो किसी भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि ये ऑसिलेट फाइनाइटली होगी। कब? if it is range is bounded, if it is bounded। तो अगर ये बाउंड होगा, अब सीक्वेंस कब बाउंड होती है? जब इसका रेंज बाउंड होता है। ये मैंने पहले आपको डेफिनेशन में क्लियर किया है। मैंने ये पहले लेक्चर्स में आपको डेफिनेशन बोला था, लेक्चर नंबर 6 प्रॉब्ली ऑफ दिस यूनिट of this course। तो an oscillatory sequence is said to oscillate finitely if it is bounded। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो ना कन्वर्ज हो रही है, ना वो डाइवर्ज हो रही है, और उसका जो रेंज है या वो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, तो फिर उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली। जैसे कि एज एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये एग्जांपल करवाई थी, -1 रेज पावर m। मैंने आपको वहां पर बोला था दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज। आई होप जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले सीक्वेंस के हिसाब से, कि प्लेलिस्ट पड़ी है प्रीवियस लेक्चर की। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4 ऐसे ही देखो, फिर आपको ये समझ आएगा। अब देखो जो ये सीक्वेंस है ना -1 रेज पावर m, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं हो रही है, इट डज नॉट कन्वर्ज। तो अगर आप इस सीक्वेंस की टर्म देखोगे ना, पहले आएगा -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको लग रहा है कि एक स्टेज इसमें ऐसा आएगा कि ये टर्म्स किसी के आसपास घूम रही है, तो आप बोलोगे नहीं -1 के पास घूम रही है, लेकिन -1 से 1 जंप, फिर 1 से -1। तो आप देखोगे ना ये टर्म्स -1 फिर 1, तो पहली टर्म तो यहाँ है, दूसरी टर्म यहाँ पर है, अब तीसरी टर्म यहाँ पर, चौथी टर्म यहाँ पर। तो आप देखोगे ये टू एंड फ्रो चल रहा है, टू एंड फ्रो चल रहा है, -1 to 1, 1 to -1। तो आपको नहीं लगे इट ऑसिलेट्स, पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो ये सीक्वेंस आपकी ऑसिलेट हो रही है। क्यों? ना ये कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज तो नहीं हो रही, बिकॉज मैंने इसका प्रूफ आपको करवाया है। अब ये डाइवर्ज भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि इसकी टर्म्स बहुत बड़ी होती जा रही है, ना वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ना वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज सारे के सारे इसकी टर्म्स -1 1, -1 1, -1 1। तो टर्म्स इसकी बड़ी नहीं हो रही है, ना ही छोटी हो रही है। इसका मतलब ना ही कन्वर्जेंट है, ना ये डाइवर्जेंट है। तो ये सीक्वेंस आपके पास क्या है? इट इज ए ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ये क्या है आपके पास? ये एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। लेकिन क्या ये ऑसिलेट फाइनाइट कर रही है? यस। व्हाई? बिकॉज दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर इसका रेंज जब निकालोगे ना, रेंज इसका क्या है? -1 1, एंड क्लियरली दिस इज अ बाउंडेड सेट। तो रेंज इसका बाउंडेड है, इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड होगी। तो मैं क्या बोलूंगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज, for example this oscillates finitely। तो ये सीक्वेंस आपकी ऑसिलेट फाइनाइटली हो रही है, क्योंकि ना ही ये बाउंडेड है, ना ही ये कन्वर्जेंट है। आई होप इट इज क्लियर। मैं इस पे आगे जाके और भी एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिलहाल आप ये एग्जांपल याद रखिएगा।
तो खाली पहले आप डेफिनेशन याद रखिएगा ऑसिलेट फाइनाइटली का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब क्या है। तो जितना हम इस कोर्स को आगे लेते चलेंगे उतने ही हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करते जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एज फार एज योर पीजी एंट्रेंस इज कंसर्न। और जो आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर आता है उसमें यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी और थ्योरम्स भी यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको सारा कराऊंगा इंशाल्लाह। तो सेकंड, अब सेकंड देखो है ऑसिलेट इन फाइनाइटली। तो ऑसिलेट इनफाइनाइटली, तो किसी भी सीक्वेंस, तो पहले होनी चाहिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस। एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस, चलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा ओएस, आप पूरा लिख लीजिएगा। ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज सेड टू ऑसिलेट is said to oscillate infinitely if it is unbounded. तो किसी भी सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली है अगर ये अनबाउंडेड होगा। एज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सीक्वेंस लेंगे -1 रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय पुट n इज इक्वल टू 1। जरा पहले टर्म क्या मिलेगी आपको, -1। पुट n इज इक्वल टू 2 प्लस 2। पुट n इज इक्वल टू 3, -1 रेज पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज -3। पुट n इज इक्वल टू 4 दैट इज -1 रेज पावर 4 into 4 दैट इज +4। पुट n इज इक्वल टू 5 दैट इज -1 रेज पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो वो आपको आएगा -5, इसी तरह 6, फिर -7, फिर 8, फिर -9, सो ऑन सो फोर्थ। तो जरा आप अगर देखोगे आपको क्या निकलेगा, आप देखोगे पहली टर्म आपको मिलेगी, चलिए यहां पर दिस इज -1। अब दूसरी टर्म -1 से डायरेक्ट जंप कहां पर, 2 पर। अब फिर जंप, तो पहले यहां से यहां तक जा रहा है, फिर यहां से यहां तक आ रहा है -3, फिर -3 से जंप ला रहा है कहां पर, 4। अब फिर 4 से जंप आ रही है कहां पर, -5। अब फिर -5 से अगेन जंप कहां पर, 6। अब फिर 6 से अगेन जंप कहां पर, -7 पर। अगर आप देखोगे ये यहां से भी चलता जा रहा है और यहां से भी ये चलता जाएगा। तो यहां पर इसके बाद 6 के बाद आएगा 8, फिर 10, फिर आपका आएगा 12 और 12 के बाद 14, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और यहां से जरा देखो -7, -8, -7, -9, -11, -13, -15। तो यहां से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड तो है, क्या ये कन्वर्जेंट है? नहीं, बिकॉज इसकी टर्म्स किसी पर्टिकुलर रियल नंबर के आसपास नहीं घूम रही आफ्टर सम स्टेज, बिकॉज टर्म्स बड़ी होती जा रही है और छोटी भी होती जा रही है साइमल्टेनियसली। तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। अब हम बोलेंगे क्या ये डाइवर्जेंट है? अगर ये डाइवर्जेंट होगा ना तो डाइवर्जेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी, ये होना चाहिए डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी या डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप देखोगे ये साइमल्टेनियसली प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो ये क्या है? इट इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। लेकिन कौन सी ऑसिलेशन है इसकी? इनफाइनाइट ऑसिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि अगर ये डाइवर्जेंट होता ना तो फिर इसकी टर्म्स बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। एक स्टेज ऐसा आएगा कि इसकी टर्म इंक्रीज ही होती जाएंगी, लेकिन इसकी टर्म इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। देखो -1 के बाद क्या आता है, -7 के बाद आना चाहिए और छोटी टर्म, लेकिन -7 के बाद इंक्रीज होगा, वो 8 आएगा। 8 के बाद फिर होगा डिक्रीज -9, 9 के बाद फिर इंक्रीज होगा दैट इज 10। अब 10 के बाद फिर डिक्रीज होगा -11।
तो ये साइमल्टेनियसली प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और यहां से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये डाइवर्ज नहीं हो रहा। अगर ये डाइवर्ज होता ना फिर ये प्लस इन्फिनिटी तरफ ही जाना चाहिए था या माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाना चाहिए था, लेकिन ये साइमल्टेनियसली प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जाता है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाता है। इसका मतलब इसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। तो ये सीक्वेंस आपकी ना डाइवर्जेंट है ना कन्वर्जेंट है। तो ये क्या है? इट इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब कौन सी ऑसिलेशन है इसकी? इट ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली बिकॉज दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको पहले बोला कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर एक स्टेज ऐसा सीक्वेंस में आई कि हर कोई टर्म जिस सीक्वेंस की होगी वो किसी रियल नंबर को अप्रोच करेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ये अगर आपके पास L ऐसा है कि एक स्टेज ऐसा आ रहा है दैट इज L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन, आफ्टर सम स्टेज ऑनवर्ड्स जो कोई भी टर्म आपको इस सीक्वेंस की मिलेगी ना वो यहीं पर आपको मिलेगी, वो यहां पर मिलेगी। कहां पर? वो यहीं पर मिलेगी। तो एक स्टेज इस सीक्वेंस में अगर ऐसा है कि हर कोई टर्म इस नेबरहुड में आपको मिले, किस नेबरहुड में? L के नेबरहुड में, फिर हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा है टू L और इस L को हम बोलते हैं लिमिट। और अभी मैंने आपको प्रूव करवाया कि लिमिट हमेशा यूनिक होता है, दो लिमिट नहीं हो सकती, एक ही लिमिट होगा। और मैंने बोला फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या? मैंने बोला अगर टर्म्स बड़ी से बड़ी होती जाएंगी तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, अगर छोटी से छोटी होती जाएंगी तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो और मैंने फिर बोला ऑसिलेटरी सीक्वेंस ना ही वो डाइवर्ज होनी चाहिए ना वो कन्वर्ज होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस बाउंडेड है तो ऑसिलेट फाइनाइटली, अगर ऑसिलेटरी सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो ऑसिलेट इनफाइनाइटली। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होंगी। इस पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। फिलहाल आप एक दो एग्जांपल्स याद रखिए। चलिए एक थ्योरम करेंगे। देखो थ्योरम क्या है आपके पास। every convergence sequence is bounded। तो दिस इज योर थ्योरम। ये बहुत शॉर्ट थ्योरम है। तो आपको प्रूव करना है अगर आपके पास कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है वो बाउंडेड भी है। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। let A and B be a convergence sequence। चलिए अब मान लीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस ए है ना जो कि आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। से इट कन्वर्जेस टू एल। चलिए किसी रियल नंबर एल की तरफ कन्वर्ज हो रही है, दैट इज जो आपके पास ए एन है, इट कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फिर हमें प्रूव क्या करना है? हमें फिर प्रूव करना ये सीक्वेंस है बाउंडेड। इसका मतलब है कि हमें प्रूव करना है कि जो मॉड ऑफ ए एन होगा वो किसी रियल नंबर से छोटा ना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। मैंने थ्योरम करवाई थी ना, सीक्वेंस इज बाउंड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर m such that mod of an is less than m। या हम सिंपली वैसी डेफिनेशन बोलेंगे मॉड ऑफ जो आपके पास an होगा ये लेस देन k होगा और ग्रेटर देन होगा माइनस और ग्रेटर देन होगा स्मॉल k से। तो फिर हमें प्रूव क्या करना है? हमें फिर प्रूव करना है जो आपके पास ये सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड। तो देन वी शैल prove that जो आपके पास ये an है, तो then we shall prove that an is bounded। तो फिर हम प्रूव करेंगे जो आपके पास ये an है ये क्या है? इट इज बाउंडेड। since
since an converges to L as n tends to infinity. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? Therefore, for any epsilon positive, there exists. Therefore, for any epsilon positive, तो आप एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव आर्बिट्री रियल नंबर लीजिए, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव इंटीजर आपका एग्जिस्ट करेगा, कौन? एन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, इट इज अंडरस्टूड। मैंने बोला जब एप्सिलॉन को चेंज करते हैं ये एन भी चेंज होता है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सच दैट तो mod of an minus L is less than epsilon, whenever कब? Whenever n is greater or equal to n। तो एक स्टेज इस सीक्वेंस में ऐसा आएगा कि जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी वो L प्लस एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन के नेबरहुड में आएगी। जैसे कि ये आपके पास अगर L है तो ये है L प्लस एप्सिलॉन, तो ये है L माइनस एप्सिलॉन। जब ये n इस n को क्रॉस करेगा इसके बराबर होगा, तो जो कोई भी टर्म है दैट इज an प्लस 1, an प्लस 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे के सारे टर्म इस नेबरहुड में आएंगे। ठीक है, अब देखो जो इससे पहले टर्म्स हैं, इससे पहले कौन सी टर्म्स हैं? a1, a2, सो ऑन a कैपिटल n माइनस 1, फिर जो ये टर्म्स हैं ये सारे के सारे टर्म्स यहां पर आ रही हैं। अब जो ये टर्म्स है ना यहां से यहां तक, ये कितनी टर्म्स हैं? दीज आर द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितनी टर्म्स है? फाइनाइट है कि इनफिनाइट? दीज आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज जो आपके पास ये n है ना, ये आपके पास कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर n इज इक्वल टू 100, तो इसका मतलब 100 जो 100th टर्म होगी और 100 से बाद जो कोई भी टर्म होगी वो इस नेबरहुड में आएगी। जो इससे पहले जो टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे? दैट इज 99 टर्म्स। वो यहां पर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो कुछ टर्म्स इसमें हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो 100 के बाद, इस कैपिटल N के बाद गारंटी है कि हर कोई टर्म इसके अंदर ही होगी। जो इससे पहले जो टर्म्स होंगी वो इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं? दीज आर n-1 टर्म, और अब जानते हैं a1, a2, सो ऑन an-1, ये सारे के सारे आप जानते हो ये रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इनका सेट बनाऊं, मैं इसका सेट बनाऊं, अगर मैं इनका सेट बनाऊं, क्या बनाऊं? इनका सेट अगर मैं बनाऊं तो क्या वो फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट? ऑफ कोर्स वो फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये आपके पास फाइनाइट सेट है किसका? फाइनाइट सबसेट है रियल नंबर्स का। अब हम जानते हैं जब भी आपके पास कोई फाइनाइट सबसेट दिया, रियल नंबर्स दिए जाए, मींस 10 रियल नंबर्स हो, 12 रियल नंबर्स हो, 100 रियल नंबर्स हो, तो आप देख सकते हो कि उनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इज इट? तो यहां पर हम इसका मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, मिनिमम एलिमेंट भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यहां पर लिख सकता हूं उसको an इज लेस देन l प्लस f। मैं लिख सकता हूं यहां पर जो आपके पास ये an होगा, an माइनस l, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन आपके पास, चलिए मैं एप्सिलॉन देयरफॉर फॉर, चलिए मैंने यहां पर एप्सिलॉन आर्बिट्ररी पॉजिटिव लिया। मैं इसको देखो, जो आपके पास ये an माइनस l है ना, ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, और एप्सिलॉन आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी नंबर होगा, कोई भी आर्बिट्ररी एप्सिलॉन लो, हमेशा आप an माइनस l को लेस देन एप्सिलॉन पाओगे। अब इन पर्टिकुलर अगर मैं एप्सिलॉन को लूं, चलिए मैं एप्सिलॉन को लूंगा यहां पर 1 के बाद, चलिए पहले ऐसे ही लिखूं, रखो पहले ऐसे ही। इन पर्टिकुलर, तो अगर आप देखोगे ना, कोई भी आर्बिट्री एप्सिलॉन आपके पास है ना, एप्सिलॉन पॉजिटिव आपके पास कोई भी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है आपके पास, कौन? एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये हर किसी एप्सिलॉन के लिए हो रहा है, हर किसी एप्सिलॉन के लिए, वायर एप्सिलॉन आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इन पर्टिकुलर अगर मैं एप्सिलॉन को मान लूं, उसके लिए भी होल्ड होगा। तो इन पर्टिकुलर फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, बिकॉज दिस हैपन्स फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव। एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आप लो, उसके लिए ये चीज आपको नेसेसरली होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब
अगर हम अब एप्सिलॉन को 1 के बराबर लेंगे तो इसके लिए भी चेंज हो, इसके लिए भी ये चीज पॉसिबल है ना। खाली यहां पर चेंज आ सकता है कि डिफरेंट एप्सिलॉन के लिए आपको डिफरेंट एनएस मिलेंगे, लेकिन हमेशा मॉड ऑफ ए एन माइनस एल को हम लेस देन एप्सिलॉन बना पाएंगे। तो इन पर्टिकुलर फॉर एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 1 वी हैव, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर दिस इज मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन 1। कब? वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल, जब एन इस कैपिटल को क्रॉस करेगा। अब ये कैपिटल कुछ भी हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूं और ए एन माइनस एल दिस इज लेस देन एल ग्रेटर देन -1। मैं लिख सकता हूं इसको मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन एल प्लस 1 ग्रेटर देन एल, तो दिस इज लेस देन एल प्लस 1 और एल -1 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन कब? वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। अब जब भी इस एन इस कैपिटल एन को क्रॉस करेगा, जब एन कैपिटल एन को क्रॉस करेगा, हर कोई टर्म है ना वो एल प्लस 1 और एल -1 के इनके बीच में ही आएगी। और मैं जानता हूं बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। जो आपके पास ए एन आता है ना दैट इज लेस देन कैपिटल के या लेस आर इक्वल टू कैपिटल के ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस के। कब? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, हर किसी रियल नंबर के लिए। अब जो यहां पर आपको मिल रहा है ना कैपिटल ए किसके बराबर एल प्लस 1 और स्मॉल के है एल -1, तो हर कोई जो टर्म इस सीक्वेंस की है ना वो इनके दरमियान आ रही है, दो रियल नंबर्स के दरमियान आ रही है, लेकिन कब? जब एन इस एन को क्रॉस करेगा। ठीक है, अब इससे पहले जो टर्म्स है उनके बारे में हमें पता नहीं है, जैसे उससे पहले कौन सी टर्म्स होंगी? a1 a2 so on an minus 1। we choose कैपिटल K। चलिए हम कैपिटल K लेंगे। मैक्सिमम ऑफ a1 a2 a3 so on l plus 1 so on an -1 फिर l। चलिए हम k को लेंगे मैक्सिमम। देखो यहां से यहां तक n-1 रियल नंबर्स है, फिर मैंने एक और रियल नंबर लिया l+1, तो ये कितने रियल नंबर्स बन गए? n रियल नंबर्स, कैपिटल N रियल नंबर्स। और मैं जानता हूं कि जो ये सेट है ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट जब रियल नंबर्स को होता है उसमें से हम बड़ा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। चलिए उसको मैंने बोला k एंड लेट एंड स्मॉल k बी द मिनिमम ऑफ, चलिए ये मिनिमम है, किसका मिनिमम है? दैट इज a1 a2 सो ऑन a कैपिटल N l -1, ये इसका मिनिमम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं बोल सकता हूं जो आपके पास ये है कि जो आपके पास ये k होगा, k इट इज ग्रेटर देन ai, ये ai से बड़ा होगा या ग्रेटर और इक्वल टू ai होगा। फॉर ऑल i लेस आर इक्वल टू n-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, a1 a2 so on an-1 तक जो ये k होगा ना ये इन सब से बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। बिकॉज अगर a2 मैक्सिमम होगा ना फिर k किसके बराबर होगा? a2। तो जो मैक्सिमम इनमें से होगा ना वो इन सारे एलिमेंट से बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगा। इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब इन्हीं में से वो एलिमेंट उठाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास k होगा बराबर a3 के बराबर, a3 आपका मैक्सिमम है, फिर ये k किसके बराबर आएगा? a3 के बराबर। तो फिर k इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब आप i को यहां पर 3 लोगे। और मैं लिख सकता हूं k इज ग्रेटर और इक्वल टू l+1, इक्वलिटी तब होल्ड होगी अगर आपका मैक्सिमम l+1 ही होगा। एंड मैं लिख सकता हूं k इज लेस देन ai, कब? फॉर ऑल i ग्रेटर लेस आर इक्वल टू n-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, बिकॉज ये मिनिमम है तो हर कोई टर्म इससे इसकी बड़ी होगी। और k लेस देन l-1 से भी आएगा। क्यों? क्योंकि k इज द मिनिमम अमंग दीज टर्म्स। तो चलिए हम इसको यहां पर यूज करेंगे, यहां पर हम इसको यूज करेंगे। तो 10 अगर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिखूंगा जो आपके पास ये an है, मैं जानता हूं, देखो जो आपके पास ये टर्म है ना ये an, ये सीक्वेंस an है आपके पास, मैं इसको लिख सकता हूं ये l-1 से बड़ी है
और l-1 में जानता हूं l-1 किससे बड़ी है, ये k से बड़ी है, ठीक है। और ये l+1 से छोटा है, और l+1 में जानता हूं ये किससे छोटा है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल k से छोटा या बराबर है। और ये किसके लिए होगा, इट विल हैपन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्यों? क्योंकि जो मैंने कैपिटल k लिया ना, ये मैंने इसका मैक्सिमम लिया। ये a1 से भी बड़ा है, a2 से भी बड़ा है, सो ऑन a3 से भी बड़ा है, an-1 से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये इनमें से सबसे बड़ा है। और जो an आएगा, a कैपिटल n+1, a कैपिटल n+2, उनसे तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। क्योंकि जो आपके पास ये an है ना, ये लेस देन है l+1। कब? जब आपको n ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल n आएगा। इसका मतलब जब आपको जो आपके पास an आएगा, an+1, an+2, an+3, वो l+1 से छोटी होंगी। और आप जानते हो l+1 तो k से छोटा है। इसका मतलब जो n जब इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा, वो सारी की सारी टर्म्स कैपिटल k से छोटी होंगी, कैपिटल k से छोटी होंगी। और जो पहली टर्म्स होंगी ना, a1, a2, so on up to an-1, वो भी कैपिटल k से छोटी होंगी, क्योंकि k मैंने उन्हीं का मैक्सिमम लिया है, इंक्लूडिंग l+1। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह जो an है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू, दैट इज ग्रेटर देन l-1। कब? जब n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा। लेकिन मैं जानता हूं ये l-1 किससे छोटा है, ये k से छोटा है। इसका मतलब जो an है, ये इस k से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? k से बड़ा होगा। कब? जब इस n ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल n को क्रॉस करेगा। इसके लिए तो हो गया अकोमोडेट। अब मैंने k इनमें से मिनिमम चूज किया था ना, तो a1, a2, so on an, सॉरी यहां पर an-1 है, तो a1, a2, so on an-1, l-1, इनसे भी k छोटा होगा। क्यों? क्योंकि k इनका मिनिमम है। इसका मतलब इसके लिए तो ये यहां से होल्ड हो गया। फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल n के लिए तो यहां से होल्ड हो गया था। फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल n के लिए तो यहां से होल्ड हो गया था। अब मुझे फाइनाइट टर्म्स के लिए देखना था, a1, a2, a3, so on up to an-1। उसके लिए भी ये होल्ड हो गया, क्योंकि मैंने कैपिटल k इनका मैक्सिमम लिया और स्मॉल k इनका मिनिमम लिया। तो मैं बोल सकता हूं और जो आपकी an है, दैट इज लेस देन कैपिटल k, ग्रेटर देन माइनस k, एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब जो आपके पास ये an थी, ये क्या थी? कन्वर्जेंस सीक्वेंस। तो ये आपकी बाउंडेड भी है। शोज दैट an is bounded। तो अब याद क्या रखोगे? आपके याद रखोगे, जो कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस है ना, वो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। आई होप इट इज क्लियर। जो कोई भी आपके पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, वो हमेशा बाउंडेड होती है। व्हाट अबाउट दिस कन्वर्स? अब कन्वर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो, क्या वो कन्वर्जेंट है? नहीं। अभी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे -1 raised power n। What can you say about this sequence? This sequence is bounded. It is an oscillatory sequence. Oscillates finitely. इसका मतलब ये bounded है। क्या ये convergent है? No, it is not a convergent sequence. It is an oscillatory sequence. इसका मतलब है every convergent sequence is bounded, but every bounded sequence need not to be convergent. Converse इसका true नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। डज देयर एग्जिस्टर्स, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। डज देयर एग्जिस्टर्स एन अनबाउंडेड convergent sequence? This is most important question। जो इन 3 क्वेश्चंस का मुझे जवाब देगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। डज देयर एग्जिस्टर्स, इसका जवाब मुझे यस और नो में चाहिए। अगर आप बोलोगे यस तो फिर एग्जाम्पल देना, अगर बोलोगे नो तो फिर ठीक है। Does there exist a sequence of rational numbers? Does there exist a sequence of rational numbers?
converging to an irrational number. Converging to an irrational number. This is question number 2. Question number 3. Does there exist a sequence? Does there exist a sequence of irrational numbers? Irrational numbers converging to a rational number. Converging to a rational number. तो इन 3 क्वेश्चंस का जवाब मुझे चाहिए। क्या ऐसी एक सीक्वेंस है जो अनबाउंडेड है और कन्वर्जेंट भी है? क्या ऐसी एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो कि रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस हो? हर कोई टर्म उस सीक्वेंस की क्या होगी? रैशनल नंबर। लेकिन वो कन्वर्ज कहां पर होगी? वो कन्वर्ज होगी टू एन इरैशनल नंबर। सीक्वेंस है आपकी किसकी? रैशनल की, लेकिन कन्वर्ज कहां पर हो रहा है? इरैशनल नंबर पर। क्या ऐसी एक सीक्वेंस है? तो अगर आप बोलोगे यस, तो आप एग्जाम्पल उस सीक्वेंस की दीजिएगा। क्या ऐसी सीक्वेंस है? ये वो सीक्वेंस है जो रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस है, कन्वर्जिंग टू रैशनल नंबर। तो अगर बोलोगे नो, देन यू हैव टू कम अप विद एन सॉलिड आर्गुमेंट जो आप मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप बोलोगे नो, ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यू हैव टू कम अप विद सम आर्गुमेंट, विद सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसी तरह क्या ऐसी सीक्वेंस है? किन की सीक्वेंस? इरैशनल नंबर्स की सीक्वेंस जो कि रैशनल नंबर को कन्वर्ज होगी। तो इन 3 क्वेश्चंस का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा और मेंशन कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लिए मैं बहुत एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर किसी जगह आपको कोई कन्फ्यूजन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इन 3 क्वेश्चंस का मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। बाय बाय, थैंक यू।